नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वनिक या ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन के कारण हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि स्वनिक या ध्वनि का परिवर्तन किन दिशाओं में होता है या किस तरह से ये परिवर्तन होता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर स्वन परिवर्तन की बात करें तो हम सब जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। थोड़े थोड़े समय में इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है, यानी भाषा के विकास के साथ परिवर्तन भी इसमें निश्चित या संभवतः होता ही है। भाषा परिवर्तन के कारण कभी तो ध्वनि में विकास होता है और कभी कभी स्वन अथवा ध्वनि में लोप हो जाता है। यानी कभी तो उसमें कुछ नया जुड़ जाता है और कभी उसमें से कुछ खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कभी उसमें नए स्वन का समावेश हो जाता है। स्वनों में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों को हम स्वनिक परिवर्तन या विकास कहते हैं। यानी स्वनों में कैसा भी परिवर्तन आए, कैसा भी विकार आए, चाहे उसमें विकास हो चाहे उसमें लोप हो, यानी उसमें कुछ जोड़ा जाए या उसमें से कुछ समाप्त कर दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? इस विकास को या इस परिवर्तन को हम स्वनिक परिवर्तन कहते हैं। स्वनिक परिवर्तन की अनेक दिशाएं हैं, उसे हम अलग अलग पॉइंटों या बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है आगम। यानी स्वन में परिवर्तन कैसे होता है या ध्वनि में परिवर्तन कैसे होता है? आगम यानी आने से। क्या आने से? जब किसी शब्द में किसी नवीन स्वन का, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, नवीन स्वन का प्रयोग होने लगता है तो हम उसे क्या कहेंगे? आगम कहते हैं। यानी कुछ नया आ गया। ये किस किस रूप में हमें मिलता है? मुख्यतः ये दो प्रकार का हो सकता है। स्वरागम भी हो सकता है और व्यंजनागम भी हो सकता है। यानी स्वरों में भी कुछ नया अगर जोड़ दिया जाए, नए स्वन का आगमन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? स्वरागम। और व्यंजनों में अगर कुछ नए स्वन को जोड़ दिया जाए तो वो क्या है? व्यंजनागम। यहाँ पर स्वरागम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: आदि स्वर आगम, मध्य और अंत्य। ये जो स्वरागम है, ये शब्द के आदि में आता है, ये मध्य में, और ये सबसे अंत में। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे आदि स्वर आगम है, मुख्यतः कहा जाता है स्कूल, लेकिन गांव में या जो कम शिक्षित प्रदेश है या भाषा के परिवर्तन के कारण स्कूल को कई जगह स्कूल भी कहा जाता है। तो ये जो ई यहाँ पर आया, ये स्वन कहाँ आया? इस पूरे शब्द के आगे, यानी आदि, आगे यानी आदि में ये स्वन जुड़ा है। इसी तरह स्टेशन को स्टेशन भी कहा जाता है, यानी प्रारंभ में, आदि में अगर स्वन आ जाए तो वो क्या है? आदि स्वर आगम है। इसी प्रकार मध्य की अगर बात करें तो मध्य में जैसे हम लिखते हैं मर्म, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होकर क्या लिखा जा रहा है? मरम। यानी ये र यहाँ बीच में अपनी जगह बना रहा है मध्य में। इसी प्रकार से हम लिखते हैं पूरब, पूरब को धीरे धीरे परिवर्तन के तौर पर लिखा जा रहा है पूरब। तो जो ये र है, ये कहाँ आ रहा है? मध्य में। नवीन स्वन कहाँ आ रहा है? मध्य में आ रहा है। इसी प्रकार अनत्य की अगर बात करें, यानी अंत में जो आगमन होता है, जैसे दवा, दवा को हम क्या कहते हैं? दवाई भी कहते हैं। तो ये ई कहाँ आया? इस शब्द के अंत में। इसी प्रकार से विदा, विदा को हम क्या कहेंगे? विदाई। तो यहाँ पर भी ई कहाँ पर आया? बाद में आया। यानी अंत्य स्वर आगम, बाद में आने वाला जो स्वन है वो क्या है? अंत्य स्वर आगम। इसी प्रकार हम व्यंजनों की अगर बात करें, स्वर के समान व्यंजन में भी आगम होता है, इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे आदि व्यंजन की अगर बात करें तो हम कहते हैं उल्लास, उल्लास या ओष्ठ, इसमें परिवर्तन होकर क्या आ जाता है? जैसे ओष्ठ है, ओष्ठ में परिवर्तन होकर क्या हो जाता है? होंठ। तो ये थ तो रहा, लेकिन जो आगे वाला यहाँ पर शब्द में ये स्वन है, इसमें परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार से उल्लास को कुछ जगह हुल्लास भी कहा जाता है, हुल्लास, इसका भी उच्चारण किया जाता है। तो जो ये हु है, ये कहाँ पर आया? आदि में आया। अब अगर मध्य व्यंजन की बात करें तो जैसे वानर, वानर और वानर का क्या बन रहा है? बंदर।
तो ये क्या है, मध्य में जो प्रयोग हो रहा है, बदलने वाली जो बात आ रही है। इसी तरह यहाँ पर शाप को श्राप भी कहा जाता है। इसके बाद अंत्य व्यंजनागम की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, शब्द के उच्चारण की सुविधा को दूर करने के लिए, यानी उसमें कोई हम जब किसी भी व्यंजन को हम बोल रहे हैं या शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें सुविधा नहीं लगती, असुविधा लगती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अंत में एक नए व्यंजन को जोड़ देते हैं और उसे हम क्या कहेंगे, अंत्य व्यंजन आगम। जैसे परवा, परवा। अब ये परवा है, परवा को हम क्या कहें, अगर हम इसको बोल रहे हैं तो परवा, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ है, परवाह, यानी है स्वन का यहाँ पर आगमन हो गया। इसी के साथ साथ जैसे भोग, क्या भोग, तो ये हमने बदल कर क्या कर लिया, बोहें, ये हमने यहाँ पर परिवर्तन किया, बोहें। तो ये किस लिए हुआ, हमारी सुविधा के लिए, ताकि क्योंकि इसका उच्चारण सभी ठीक तरह से नहीं कर पाते, दिक्कत आती है या असुविधा होती है, तो वहाँ पर हमने इसको परिवर्तित कर लिया। कहाँ, उस शब्द के अंत में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि स्वनिम या स्वनिक परिवर्तन की दिशाओं में हमने पहला जो पॉइंट किया है वो क्या है, आगम। आगम के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, दोनों में ही परिवर्तन होता है। जो स्वर शब्द है उसके मध्य में भी, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी। उसी प्रकार व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन में भी आदि, मध्य और अंत में परिवर्तन होता है, यानी न्वीन स्वन का आगमन होता है। दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनेगा, इसका जो परिवर्तन की दिशाएं हैं, दूसरा हमारे पास पॉइंट है लोप। लोप यानी समाप्त हो जाना। ये आगम के सर्वथा विपरीत है। आगम का मतलब तो नया आ जाना, लोप का मतलब क्या है, समाप्त हो जाना। मुख सुख के लिए कुछ ध्वनियों का आगम होता है, उसी प्रकार लोप भी हो जाता है। यानी हमें बोलने में सुविधा रहे इसलिए हम कुछ नई ध्वनियाँ जोड़ लेते हैं और कुछ ध्वनियों को हम समाप्त कर देते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, स्वर लोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। स्वर लोप की अगर हम बात करें तो ये आदि, मध्य और अंत में होता है। जैसे अगर उदाहरण दें, हम कहते हैं कि अगर, अगर को मुख सुख के कारण गर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आदि में जो स्वन आ रहा था उसका हमने लोप कर दिया। इसी तरह अगर हम मध्य की बात करें तो हम लिखते हैं कृपया, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको कृपया बना लिया, यानी इसमें हमने लोप कर दिया। उसी प्रकार से अंत की अगर बात करें, अंत में जो स्वर लोप होता है उसकी अगर बात करें तो जैसे निद्रा, निद्रा को हमने बदल कर क्या कर दिया, नींद कर दिया। इसी प्रकार से जैसे दूरवा, दूरवा को हमने बदल कर क्या कर दिया, दूब कर दिया। यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, हमारे मुख सुख के लिए, ताकि हम आसानी से इन शब्दों को बोल सके, कम समय लगाकर हम इनको उच्चारित कर सकें। उसी प्रकार दूसरा अगर बात करें तो व्यंजन लोप। व्यंजन कहाँ पर, आदि में, मध्य में और अंत में। इसी प्रकार से व्यंजनों का भी लोप होता है। जैसे स्थान को हम स्थान लिखते हैं, स्थान, स्थान को धीरे धीरे मुख सुख के लिए थान भी कहा जाता है। या फिर इसी तरह शमशान, शमशान को मसान भी कहा जाता है। ये किस कारण कहा जाता है, अपने मुख सुख के लिए। मध्य की अगर बात करें, मध्य व्यंजन लोप की अगर बात करें, जैसे दुग्ध है, दुग्ध को हम क्या कहते हैं, दूध। कोकिल को हम कहने लगे हैं कोयल। ये किसके कारण हो रहा है, मुख सुख के कारण। इसी तरह अंत में जो व्यंजन लोप हो रहा है, जैसे आम्र, आम्र को हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आम्र शब्द का हम प्रयोग नहीं करते। इसी तरह सत्य को सत्य, या निम्ब को नीम भी कहने लगे हैं। निम्ब यानी नीम, ये किस लिए कहते हैं, अपने मुख सुख के लिए, ताकि बोलने में हमें आसानी रहे। इसी लोप का जो तीसरा भेद है वो क्या है, अक्षर लोप। अक्षर को भी हम आदि, मध्य और अंत्य और इसके साथ साथ समध्वनि लोप के रूप में देख सकते हैं। आदि लोप की अगर बात करें तो जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, अब क्या करते हैं हम, केवल शूल, यानी त्रि को हमने हटा दिया। मध्य लोप की अगर बात करें तो जैसे अगर हम कहें भंडार घार, भांडागार, भांडागार, अब हम क्या कहते हैं इसको, भंडार। ये किसके कारण, मुख सुख के कारण। इसी प्रकार अंत में अगर बात करें, जैसे भातृजाया, भातृजाया क्या बता दिया, भावज, भावज यानी
हमने यहाँ पर क्यों इसका प्रयोग किया? अपने मुख सुख के लिए। या कुंचिका को हम क्या कहते हैं? कुंजी यानी चाबी। इसी प्रकार समध्वनि लोप, समध्वनि लोप में खरीददार, समान ध्वनि का लोप खरीददार, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? खरीदार। यानी जो सम ध्वनि थी द की, वहाँ हमने एक को हटा दिया और केवल दूसरे का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नाक कटा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहते हम क्या कहते हैं? नकटा। यानी समान ध्वनि का हमने लोप कर दिया। किसके लिए किया? अपने मुख सुख के लिए। सम ध्वनि लोप, ये कहाँ पर आएगा? अक्षर लोप में आएगा। तो ये दूसरा जो पॉइंट है हमारा परिवर्तन की दिशाओं में, ये क्या है? दूसरा लोप है। लोप के हमने 3 भेद किए, स्वर लोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। तीसरा हम जो यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे परिवर्तन की दिशाओं का, वो है विपर्य। विपर्य जब ध्वनियों का उच्चारण करते हुए एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का उच्चारण होने लगता है। ध्वनियों के इस प्रकार से आपस में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? विपर्य कहेंगे। यानी जब ध्वनियाँ आपस में बदल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? विपर्य कहेंगे। ये भी, इसके भी 3 भेद हैं, या ये 3 आधार पर होता है, स्वर, व्यंजन और अक्षर विपर्य। यहाँ स्वर विपर्य की अगर बात करें तो जैसे पागल, पागल को हम क्या कहेंगे? पगला। ये किसका उदाहरण है? स्वर विपर्य का। यहाँ पर जो ये आ की मात्रा थी, हमने यहाँ से तो हटा दी और पीछे लगाना हमने शुरू कर दिया, यानी हमने ध्वनि का परिवर्तन यहाँ पर कर दिया। उसी प्रकार से उल्का, उल्का को लुका क्या किया? ये जो ऊ है इसको हम कहाँ ले गए? यहाँ पर ले गए, और इस प्रकार से हमने ये ध्वनि परिवर्तन कर दिया। कुछ को कुछ कछु भी कहते हैं, यानी ये जो ऊ यहाँ पर आ रहा था इसको हमने हटाकर पीछे लगाना शुरू कर दिया। तो ये किसके कारण? स्वर में विपर्य हुआ, यानी हमने यहाँ से ध्वनि को उठाया और उसके स्थान पर हम उसे पीछे ले गए, या हमने उसके दूसरे के साथ हमने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? स्वर विपर्य, यानी स्वर में बदलाव। उसके बाद क्या है? व्यंजन विपर्य। व्यंजन विपर्य में जैसे लखनऊ को कुछ लोग नखनऊ भी कहते हैं, नखनऊ, या फिर कीचड़ को कुछ लोग चीकड़ भी कहते हैं। ये क्या है? व्यंजन में बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार चिन्हने को चिन्ह भी कहा जाता है, डूबना को डूबना, डूबने को बूढ़ना भी कहते हैं, चाकू को काचू कहना। ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। उसके बाद अक्षर विपर्य की अगर बात करें, जैसे कोल तार, कोल तार, हमने इसका क्या किया? तार कोल, पूरा अक्षर ही बदल दिया, तार कोल, यानी अक्षर में ही परिवर्तन कर दिया। ये धीरे धीरे हमारे उच्चारण के कारण, जो ध्वनि में हमने स्थान परिवर्तन किया उसके कारण ये अक्षर परिवर्तन या अक्षर विपर्य होता है। जैसे अगर हम कहें कपाट, कपाट की जगह हम फाटक इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब को मतबल भी कहा जाता है, कह देते हैं उच्चारण करते हुए। यानी ये क्या है? अक्षरों में जो बदलाव हो जाता है उच्चारण करते समय, वो अक्षर विपर्य के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि ध्वनियों में या स्वन की जो दिशाएं हैं वो बदल जाती हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है समीकरण का। जब एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है, इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? समीकरण, यानी समान कर लेना। ये 2 प्रकार का होता है, पुरोगामी समीकरण और पश्चगामी समीकरण। पुरोगामी समीकरण क्या होता है? जब पूर्ववर्ती अर्थात जो पहले वाली ध्वनि है वो अपने बाद वाली ध्वनि को अपने समान बना लेती है, तो ये क्या है? पुरोगामी समीकरण है। जैसे अगर बात करें, ये भी 2 प्रकार से हो सकता है, स्वर में भी हो सकता है और व्यंजन में भी हो सकता है। जुलम, लेकिन इसमें परिवर्तन कैसे हुआ? जुलम ने आगे वाली जो ध्वनि है इसने अपने साथ लगती ध्वनि में परिवर्तन करके इसको क्या किया? जुलुम बना दिया। इसी प्रकार मुक्ति, मुक्ति में भी मुकुति, यानी जो ऊ की मात्रा है वो मैं के साथ ही नहीं कै के साथ भी इस्तेमाल होने लगी। तो ये कहाँ पर परिवर्तन हुआ? पूर्वगामी परिवर्तन, यानी शब्द के पहले हिस्से में ये परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या है? पश्चगामी परिवर्तन। पश्चगामी परिवर्तन की अगर बात करें या पश्चगामी समीकरण की अगर हम बात करें, जब प्रवृत्ति अर्थात बाद वाली ध्वनि अपने पहले वाली ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है, तो क्या हो जाता है? पश्चगामी समीकरण कहलाता है।
यहाँ पर भी स्वर समीकरण और व्यंजन समीकरण दोनों में ये बदलाव संभव है। जैसे मैं कहूँ सवसुर, सवसुर, इसका परिवर्तन कैसे हुआ? सुसुर। ये जो ध्वनि है इसने कहाँ पर परिवर्तन किया? आगे वाले स्वर में परिवर्तन किया। तो ये क्या हुआ? पीछे वाली ने आगे वाले में परिवर्तन किया। हाँ, यहाँ आगे वाले ने पीछे साथ लगते हुए में परिवर्तन किया। यहाँ पर पीछे जो स्वर है उन्होंने अपने से आगे जो ध्वनि है उसमें परिवर्तन किया, यानी ये क्या है? पश्चगामी समीकरण है। व्यंजन में भी जैसे शर्करा की जगह शक्कर, या अगर कहें गल्प की जगह गप, कलक्टर की जगह कल्टर, तो ये परिवर्तन कहाँ पर है? बाद में होने वाला परिवर्तन है। पांचवा हम यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखेंगे विस्मीकरण। ये कब होता है? जब किसी शब्द में प्रयुक्त निकटवर्ती जो दो समान ध्वनियाँ हैं उनमें से एक अपने मूल रूप में रहती है और दूसरी ध्वनि स्थान बदल लेती है, तो उसे क्या कहेंगे? विस्मीकरण। यानी यहाँ पर बदलाव हो जाता है। एक ध्वनि तो मूल रूप में रहती है और दूसरी ध्वनि अपनी जगह या अपना स्थान बदल देती है। ये भी दो प्रकार से हो सकता है, पूर्वगामी विस्मीकरण और पश्चगामी विस्मीकरण। अब अगर पूर्वगामी विस्मीकरण की बात करें तो जब शब्द में पूर्ववर्ती ध्वनि पूर्ववत ही बनी रहती है, यानी जो देखिए दो ध्वनियां हैं यहाँ पर, इस पूर्वगामी में जो पहले वाली ध्वनि है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो बाद वाली ध्वनि है उसमें बदलाव हो जाता है, यानी ये पूर्वगामी विस्मीकरण है। जैसे काक, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन काग ये बदल गया। कै की जगह किसने ले ली? गै ने ले ली, तो ये क्या है? बदल गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है? पूर्वगामी, यानी पहले की ध्वनि अपने आप को नहीं बदलती, जो बाद की ध्वनि है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है? पश्चगामी विस्मीकरण। देखिए पूर्वगामी के बिल्कुल विपरीत क्या होगा? पश्चगामी। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो दूसरे वाली है इसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन पहले वाली ध्वनि में बदलाव हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें नून, इसका जो परिवर्तन है वो कहाँ है? लूण। जो न है ये न से ही है, ये वही ध्वनि है, लेकिन जो ये वाला नू है ये किस में बदल गया? ये लय में बदल गया, यानी आगे जो स्वर है उसमें बदलाव हो जाएगा और पीछे वाले स्वर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या हो गई? दो भागों में हमने बांटा विस्मीकरण को, पूर्वगामी और पश्चगामी विस्मीकरण। छठा जो हम यहाँ पर देखेंगे वो क्या है? संधिकरण। दो भिन्न अथवा समान शब्दों का मेल होने पर जब ध्वनियाँ निकट आ जाती हैं तो उन ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि को आप बहुत आराम से जानते होंगे, संधि के बारे में पहले भी आपको पता है। संधि यानी जोड़, किसका? दो शब्दों का, दो स्वरों का, दो ध्वनियों का जो जोड़ होता है वो संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें, ने जमा अन, क्या बन गया? नयन। ये किसका उदाहरण है? संधि युक्त ही तो शब्द है ये। इसी प्रकार अगर हम देखें, सु जमा आगत, क्या है? स्वागत। तो ये क्या है? ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, यानी दिशा बदल रही है। किसके कारण? संधि के कारण। सातवां अगर हम पॉइंट देखें, अनुनासिकीकरण। अनुनासिकीकरण क्या होता है? जब कभी कभी उच्चारण की सुविधा के कारण मौखिक ध्वनियों को परिवर्तित करके अनुनासिक ध्वनियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है? ये अनुनासिकरण कहलाता है। जैसे सर्प, सर्प क्या है? मौखिक ध्वनि है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? सांप। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई? अनुनासिक ध्वनि हो रही है। नाक का भी इसमें प्रयोग हो रहा है, यानी गले के साथ साथ नाक का भी प्रयोग यहाँ हो रहा है। सांप। कूप, कूप यानी कुआं, कुआं। कुआं जब हम कहते हैं तो क्या है? यहाँ पर अनुनासिक ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है, यानी यहाँ भी उच्चारण की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनियों के रूप में बदल देते हैं, तो वो क्या है? अनुनासीकरण, जिससे कि स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। आठवां अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो वो क्या है? मात्रा भेद। देखिए हम बार बार ये कर रहे हैं कि मात्रा कितने प्रकार की हम यहाँ पर मुख्यतः देख रहे हैं। एक तो ह्रस्व और दूसरी क्या है? दीर्घ। जब शब्द में प्रयुक्त ह्रस्व मात्राओं को दीर्घ में या दीर्घ मात्राओं को ह्रस्व कर दिया जाता है तो क्या है? वो मात्रा भेद कहलाता है, यानी मात्रा में परिवर्तन आ जाता है।
तो इसीलिए ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ह्रस्वीकरण और दूसरा क्या है, दीर्घीकरण। यानी इसके दो भेद हैं, आप ये ध्यान में रखें। पहला क्या है, ह्रस्वीकरण, और दूसरा क्या है, दीर्घीकरण, यानी हम छोटे को बड़ा बना दें। तो यहाँ पर जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं देखूँ, आलाप, ये हम देख रहे हैं ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण का उदाहरण अगर देखें, आलाप, आलाप को हम क्या कहेंगे, आलाप, ये इसी का तो उदाहरण है। हमने यहाँ से इस मात्रा को हटा दिया, छोटा कर दिया। इसी तरह पाजामा, और इसको हमने क्या कर दिया, पजामा, यानी हमने यहाँ से आ की मात्रा जो ये थी इसको यहाँ पर हटा दिया, यानी ये स्वन हमने बदल दिया। तो ये क्या है, हमने बड़े को छोटा किया, ह्रस्व किया, ह्रस्वीकरण किया। इसी तरह से हम दीर्घीकरण भी करते हैं। दो भेद हमने माने हैं, ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में देखें तो ध्वनि परिवर्तन की इस दिशा में क्या है, दीर्घ स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है या ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें पुत्र, पुत्र में क्या है, छोटा स्वर निकल रहा है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, पूत, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर हो जाता है या दीर्घीकरण इसका हो रहा है। इसी प्रकार अगर कहें अक्षर, अक्षर, अक्षर को आखर, आखर, तो ये क्या है, इसका दीर्घीकरण हो रहा है। तो यहाँ मात्रा के हमने दो भेद किए, पहला ह्रस्वीकरण और दूसरा क्या है, दीर्घीकरण। नौवां हम यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, सघोषीकरण, यानी घोष के साथ। इसमें क्या होता है, ध्वनि परिवर्तन की इस दिशा में अघोष ध्वनियों के स्थान पर सघोष या घोष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, सती, इसको क्या कहेंगे, सदी। देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, अघोष ध्वनियों को सघोष ध्वनि में बदल रहे हैं। काक, काक को क्या कहेंगे, काग। तो ये परिवर्तन इसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अघोषीकरण भी इसके विपरीत होता है। यह अगर हम देखें घोषीकरण के विपरीत है, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट है ये। इसमें घोष ध्वनियों के स्थान पर अघोष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मदद, मदद को हम क्या कहते हैं, मदत, ये तय आ गया यहाँ पर, यानी ये क्या किया हमने, घोष ध्वनि को अघोष में बदल दिया। इसी तरह अदत को हम अदत कहते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है, स्वन परिवर्तन, वो भी इसकी दिशा निर्धारित करते हैं, वो चाहे सघोषीकरण के कारण हो या अघोषीकरण के कारण। उसके बाद है महाप्राणीकरण और अल्प प्राणीकरण। देखिए दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, महाप्राण और अल्प प्राण। तो अगर हम महाप्राणीकरण की बात करें तो कभी कभी अपने मुख सुख के लिए हम अल्प प्राण ध्वनियों के स्थान पर महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राणीकरण। जैसे ग्रह को हम घर कह देते हैं, ये किस लिए, मुख सुख के लिए तो कर रहे हैं। या हम हस्त को कहें हाथ, ये महाप्राणीकरण हमने क्यों किया, अपने मुख सुख के लिए। इसी के विपरीत हम क्या करते हैं, अपनी ही सुविधा के लिए हम महाप्राण को अल्प प्राण में बदल देते हैं। जैसे भूख, भूख को हम क्या कहेंगे, भूख, भूख लगी है, ज़रूरी नहीं हम ख का ही प्रयोग कर रहे हैं, भूख लगी है, यानी कैसे ही हम काम चला जाते हैं, छोटा कर देते हैं उसे। इसी प्रकार हम चाबी, चाबी को हम क्या कहेंगे, चाबी ही कहते हैं। आपने कभी गौर किया हो तो चाबी नहीं कहते, हम चाबी ही कहते हैं। बहन, बहन को कहते हैं बहन, या भगिनी को हम बहन कह देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, यानी मुख सुख के लिए हम अल्प प्राणीकरण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है भ्रामक व्युत्पत्ति। जब ये देखिए आम जनता का ये स्वभाव है कि हम कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं जिनको हमें पता, जिनका हम अच्छे से नहीं जानते, हम उनको अपने मनमाने ढंग से हम उनका उच्चारण करने लगते हैं। और ये कहाँ से होता है, जो हमारे पास विदेशी भाषा के शब्द आते हैं उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाते और हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ये किसके कारण होता है, भ्रामकता के कारण, यानी हमारे भ्रम के कारण। जैसे फारसी का शब्द है इंतकाल, इंतकाल, लेकिन हम क्या करते हैं, अंतकाल, ये हमने क्या किया, इसमें बदल दिया। किसके कारण, हमारे भ्रम के कारण। हमें सुनने में ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि वो अंतकाल ही कह रहे हैं, किसी दूसरे से हमने सुना और सीख लिया। किसके कारण, इसी प्रकार एडवांस को एडवांस भी कह देते हैं, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी भी
कह देते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके ही द्वारा कहे गए शब्दों को भ्रमवश कुछ और समझकर उनका उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है स्वन की दिशा परिवर्तन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मानव जीवन विकास या प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ हमें इस वैज्ञानिकता के युग में अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार हम कभी कभी इसमें जो परिवर्तन ले आते हैं वो भी स्वन परिवर्तन हो जाता है, या उससे भी अनेक स्वनों में परिवर्तन हो जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो भाषा की जीवंतता और सजीवता के लिए ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि भाषा उस युग के अनुसार अपने में बदलाव ला सके। और अगर भाषा युग के अनुसार अपने में बदलाव लाएगी तो ही उसमें जीवंतता बनी रहेगी। इसीलिए ये आवश्यक है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, जैसे जैसे विकास पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, उसी विकास पथ पर भाषा भी निरंतर आगे बढ़ती रही। ये हमने इन 13 पॉइंटों के माध्यम से जाना कि भाषा परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत सरल टॉपिक था जो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।